आप बोरोइंग लिमिट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऑलरेडी जो कर्ज हिमाचल प्रदेश में है, अगर उस पर हम नजर डालें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो बजट रहा है उससे 22% ज्यादा जो है अभी हिमाचल प्रदेश पे ऑलरेडी कर्ज है, ऑलरेडी डेट है हिमाचल प्रदेश पे। तो ये जो बोरोइंग लिमिट पर कैप लगाई गई है, तो आप नहीं मानते कि कहीं ना कहीं ये ठीक भी है? कर्जे का उतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क इसका पड़ता है कि आप उस कर्ज के पैसे का कर क्या रहे हैं। अगर आप उस जी। कर्ज के पैसे को अगर आप ऐशो आराम पे उड़ा रहे हैं, अगर आप उनकी रैलीज अगर आप कर रहे हैं, अगर आप फ्रिवलेस एक्सपेंडिचर के ऊपर उड़ा रहे हैं, तो वो कर्ज जो है वो एक हार्मफुल कर्ज है। फिर वक्त कांगड़ा जिला की क्योंकि बात हम कर ही रहे हैं, तो कांगड़ा में जो नाराजगी इस वक्त नेताओं की चल रही है वो विदित है। साफ तौर पर खुले मंचों से भी बखान किया गया है इस बात का कि नाराजगी जो है वो पर्याप्त है। मैं आपके सामने हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ। मेरे बगल में चौधरी साहब हैं, ज्वाली में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यादविंदर गोमा जी। कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हमारे जो आशीष बुटेल जो है वो सीपीएस हैं। इनमें से कोई भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि नाराज है, और रोज हम मिलते हैं यहाँ पे सेशन में। तो जो नाराज है उनका तो नाम आपने लिया ही नहीं, खैर। बट ये ओपिनियन बहुत ये ओपिनियन मुझे बहुत अच्छा लगा। सीएम साहब ने भी बोला था कि नाराज जो है ना, वो नाराज वो है जिनको कुछ मिला नहीं है। नाराज हमारे वर्कर नहीं है, नाराज हमारी जनता नहीं है। मतलब जनता में भी नाराजगी नहीं है और पार्टी में भी नाराजगी नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हों कि हमें कुछ मिलेगा, वो नहीं मिला तो वो नाराज है। उनकी नाराजगी जो है वो मीडिया में झलकती है, ये देख के कि जो है वो पार्टी का काडर नाराज है। ऐसी कोई बात नहीं। आपका कहना है कि ऑन द ग्राउंड आपको सरकार के अगेंस्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है। युवा जो है इस वक्त हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो ऑन ग्राउंड है, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। गारंटियों को लेकर सरकार के खिलाफ जो है नाराजगी पर्याप्त दिखने को मिल रही है। दृष्टिबाधित, जियो आईटी 817 आउटसोर्स पॉलिसी, ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं, ये लेगेसी समस्याएं हैं जो आज से नहीं, पिछले लगभग 5 साल से जो है आप भी देख रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं। लोग जो तब भी सड़क पे थे, लोग आज भी सड़क पे हैं। रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जो चल रहा है, 7 लाख रुपए फॉर फुली डैमेज्ड हाउस, 1,30,000 रुपए फॉर पार्शली डैमेज्ड हाउस, 55 रुपए जो है 55,000 रुपए जो कि जो बड़ा पशु है उसके मरने पे, क्रॉप डैमेज, क्रॉप की जो है आपकी, ये सारी की सारी चीजें जो ऑन ग्राउंड हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना जी, राष्ट्र में मेरे को सरकार के खिलाफ एक ढेले का अंकुश नहीं दिखाई देता। Hello and welcome to First Verdict Media. I am Neha Daman and you all are watching our interview series To The Point. So ladies and gentlemen, today to have this To The Point discussion, we have with us MLA from Fatehpur Vidhan Sabha constituency, Bhavani Singh Pathania ji. Bhavani ji, बहुत बहुत स्वागत है First Verdict पर। बहुत धन्यवाद नेहा जी। भवानी जी, आई थिंक कि अब तो ये रिचुअल ही एक तरह से बन गया है। हर बजट के बाद जो है एक डिस्कशन आपके साथ हम जरूर करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट आप हैं और आपके साथ जो एनालिसिस रहता है बजट का वो काफी खास रहता है। और फर्स्ट वर्डिक्ट पे आई थिंक 3 बजट हो चुके हैं जो हमने कवर किए हैं आपके साथ। बिल्कुल जी, जी बिल्कुल। इट ऑलवेज इज अ प्लेजर। जी जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू अबाउट बजट। तो भवानी जी, आज भी बजट पर आपसे बात करेंगे, इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स पर भी आपसे चर्चा करेंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर आपसे चर्चा करेंगे, और फिलवक्त जो कांग्रेस में गहमा गहमी चल रही है उस पर भी जरूर आपसे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत जो है बजट से ही हम करने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा बजट जो है अपने टेन्योर का दूसरा बजट पेश किया गया है, और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो पिछला बजट था उससे बेहतर जो है इस बार का ये बजट जो है मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया है। लोकसभा से पहले ये बजट आया है, इसलिए भी कई लोगों का मानना है कि ये बजट जो है इतना खास है और इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं इसमें की गई है। आई नो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स है टू प्रूव दिस बजट होलिस्टिक, लेकिन शुरुआत में इससे करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि कमियां क्या रह गई इस बजट में? नहीं, देखिए, कमियां, कोई भी बजट जो है उसको आप परफेक्ट बजट नहीं मान सकते, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक कोर जो बिलीफ है या जो कोर सत्य है वो ये है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो लिमिटेड जी जी। रिसोर्सेज के अंदर अनलिमिटेड नीड्स को बैलेंस करने की आर्ट को ही जो है इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और उसी के अंदर अगर आप देखें तो बजटरी एक्सरसाइज भी ऐसी है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं। तो उसमें क्या जी हम वो करें जिससे हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ पहुंच जाए। तो इस बजट में अगर आप देखिए तो 2 या 3 घटनाएं घटी। सबसे पहले तो ये था कि आज तक की सबसे बड़ी त्रासदी वो हमने जो है वो झेली थी पिछले साल,
जून से लेके जी लगभग अक्टूबर नवंबर तक लगभग आधा हिमाचल जो है वो या तो मतलब पानी के नीचे था या कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा की चपेट में था। 500 बहनों भाइयों को हमने जो है इस साल हमने लूज किया। ये भी आज तक की सबसे बड़ी त्रासदी जो है वो रही। इसकी वजह से जो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे इम्पैक्ट पड़ा वो ये था। सबसे पहले तो आप देखिए कि हमारी जी इंडस्ट्री के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा, हमारी माइनिंग के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा, हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर, हमारे हॉर्टिकल्चर के ऊपर, इन सब पे प्रभाव पड़ा। और अर्थव्यवस्था कुछ हद तक जो है वो काफी हद तक प्रभावित हुई इससे। लेकिन ये जो बजट है, इस बजट में आप देखिए मुख्यमंत्री जी ने क्या किया। ये बिल्कुल महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी के ऊपर बना हुआ एक बजट है, जहां पे उन्होंने ये कहा जी था कि जब भी आप किसी सरकारी स्कीम को बनाएं तो आप ये देखिए कि पंक्ति में बैठे हुए आखिरी व्यक्ति तक उसका लाभ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये दो जी हॉलमार्क इस बजट के मैंने देखे। पहला तो जो डिस्पैरिटी जो इनकम की बढ़ रही है, जैसे कि मैंने पहले भी ये एक दो बार बातें बोली हैं कि जी 2014 से लेके अभी तक हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं हिंदुस्तान की, जहां हम बोलते हैं कि हम 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि आज 10% हिंदुस्तानियों के पास 70% हिंदुस्तान की वेल्थ है। और उसी के जी साथ साथ 50% हिंदुस्तानी मुफ्त के राशन के ऊपर जो है वो निर्भर रहने के लिए वो मजबूर है। 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देते हैं, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला हुआ है और पिछले 3 साल से दे रहे हैं। तो मुफ्त का राशन जी कौन लेता है? मुफ्त का राशन वही लेता है जिसके पास और कोई साधन ना हो। तो बोलने का मतलब ये है कि लगभग जी 50% हिंदुस्तानी आज गरीबी रेखा के नीचे आ गया है। तो ये जी डिस्पैरिटी जो बढ़ी है, इस डिस्पैरिटी में एक तरफ धन्ना सेठ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ गरीबी की तादाद बढ़ रही है। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये होलिस्टिक ग्रोथ नहीं है। इस बजट के अंदर आप कैसे बैलेंस करने की कोशिश की? उन्होंने सबसे पहले ये किया कि जो सबसे निग्लेक्टेड या जो बिल्कुल जो तबका जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत थी रिसोर्सेज को, वहां एलोकेट करने की कोशिश की। सबसे बड़ी घोषणा, मनरेगा का जो जी दिहाड़ीदार मजदूर है उसकी जो हमारी जो दिहाड़ी है वो 240 रुपए से बढ़ाकर सीधी की सीधी 300 रुपया कर दी गई है, जो कि 25% वृद्धि है। और ये एक बहुत ही बड़ी वृद्धि जो है उसमें की गई है। तो वही मैं बता रहा हूँ, इनकम डिस्पैरिटी को कम करने की कोशिश की गई है, रूरल इकोनॉमी को सुदृढ़ करने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा हमारे स्पोर्ट्समैन, हमारे एग्रीकल्चरिस्ट, हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट, हमारे मजदूर, हमारे जो अपनी आशा वर्कर्स और हमारे जो बाकी पैरा पंप ऑपरेटर्स एक्सेट्रा है, इन सभी का ख्याल रखने की कोशिश की गई है। जी ये तो फिर भी आपने देखिए कहीं ना कहीं खूबियां क्या है बजट की वही आपने गिना दी। मैं आपसे कमियां जानना चाह रही थी कि दो कौन से कमियां हैं। एस्पेक्ट्स जो हैं छूट रहे हैं बजट से, हाँ, क्या क्या वो आप समझ रहे हैं? जो जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो छूट रहा है उसका ये है कि जी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो आउटले होता है जो पैसा हमारा जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर, हमारा नए स्कूल्स खोलने के ऊपर, हमारा रोड्स एंड ब्रिजेस बनाने के ऊपर जो खर्च होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें लगभग 8% की कमी आई है। ये एक जी जो थोड़ी सी शॉर्टकमिंग जो दिखाई पड़ रही है वो मैं आपको बता सकता हूँ। और इसके अलावा मेरे को लगता है जी कि ये काफी मतलब ये एक बैलेंस बजट रहा है। लेकिन ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की शॉर्टकमिंग है इसके पीछे भी कारण है, और मैं बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा जी कि हम जब इस इलेक्शन में गए थे, हमारी इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो जी सबसे बड़ी प्रॉमिस थी वो प्रॉमिस थी ओपीएस को इम्प्लीमेंटेशन की। जिस दिन हमने जी ओपीएस इम्प्लीमेंट किया, हमको फिर बाद में पता चला कि हमारी जो लेंडिंग लिमिट है, हमारी जो बोरोइंग लिमिट है, जो हमारी ऋण लेने की क्षमता है, उसको भारत सरकार ने कम कर दिया। दूसरी तरफ हमारी जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज थी, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट जी बैंक, वर्ल्ड बैंक और बाकी जितने भी ये स्वायत्त संस्थाएं थी, उनका पहले कोई कैपिंग नहीं होती थी किसी भी प्रोजेक्ट को फंड करने की। जैसे कि अगर सपोज वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहता था, हम उसकी एक प्रपोजल बनाते थे। प्रपोजल जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाता था, और अगर उनको लगता था कि ये उनके क्राइटेरिया के अंदर फिट आता है, वो उसकी 100% फंडिंग कर देते थे। पहली बार इस बार जी हुआ है जब से हमने ओपीएस इंप्लीमेंट करी है, और जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो है वो बदल के कांग्रेस की सरकार आई है, कि इस फंडिंग के ऊपर भी एक लिमिट लगा दी गई। 3 साल के अंदर 2700 करोड़ रुपया या एक साल के अंदर 900 करोड़ रुपया की जो मैक्सिमम कैप कर दी गई है। तो आप ये देखिए कि जी हिमाचल प्रदेश के अंदर इशू क्या है।
हमारा जो कमिटेड एक्सपेंस है, और कमिटेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस मेरा होता है जिसमें ये वो खर्चा है जिसको मैं मना कर ही नहीं सकता। हमारी आय का लगभग 80% कमिटेड एक्सपेंस में जाता है, और इसमें तीन बड़े हिस्से हमारे क्या हैं। 41% इसका जाता है सैलरीज के अंदर, लगभग 17 से 18% जी इसका जाता है पेंशन के अंदर, और लगभग इतना ही 17 से 18% जो है ये जाता है हमारा जो इंटरेस्ट हमने देना है लोन के ऊपर, इसके लिए। तो ये पैसा तो आउटफ्लो जा रहा है इन तीन हिस्सों के ऊपर। बैलेंस जो पैसा है वो जाता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। जब आप बोरोइंग लिमिट को ही कम कर दोगे, अज्यूम कीजिए कि मेरी बोरोइंग जी लिमिट लगभग 8,000 करोड़ से घट गई। अब ये 8,000 करोड़ जब मेरे जी पास आता तो इसका लगभग 20%, जो कि 1,600 करोड़ 1,700 करोड़ जो था, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जो है हम खर्च करते हैं, बजट में दिखाते हैं। तो वही लेने से जब आपने हमको मना कर दिया है, तो वजह से जो कम हुआ है, और इसकी कमी हमें जरूर खलेगी। विधानसभा में मैंने यही अपने भारतीय जनता पार्टी के बंधुओं से मैंने एक बात पूछी थी कि क्या आपने जी ये नहीं पूछा अपने शीर्ष नेतृत्व को कि हिमाचल प्रदेश के हकों को जो है मारने के लिए आपने हमारी लिमिट क्यों कम की, और अगर ये लिमिट कम की है तो आप कृपया हमारी मदद कीजिए इसको रिस्टोर करने के लिए। क्योंकि जो ये हक मर रहा है, ये एक भारतीय जनता पार्टी के वर्कर का भी मर रहा है, और ये कांग्रेस के वर्कर का भी मर रहा है। क्योंकि ये एक हिमाचल का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। जी आप बोरोइंग लिमिट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऑलरेडी जो कर्ज हिमाचल प्रदेश में है, अगर उस पर हम नजर डालें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो बजट रहा है उससे 22% ज्यादा जो है अभी हिमाचल प्रदेश पे ऑलरेडी कर्ज है, ऑलरेडी डेट है हिमाचल प्रदेश पे। तो ये जो बोरोइंग लिमिट पर कैप लगाई गई है, तो आप नहीं मानते कि कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, क्योंकि ऑलरेडी इतना पहले ही कर्ज है हिमाचल प्रदेश पे। नहीं, मैं ये देखिए समझने की इसमें कोशिश करना चाहती हूँ आपसे। इसमें दो एंगल्स हैं। आप ये देखिए कि जी मैं इसको सीधा का सीधा कंपेयर करना चाहता हूँ अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। पिछले 10 साल के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बोरोइंग है, दैट हैज गॉन अप 3 टाइम्स। मतलब लगभग जी 60,000 से लेकर लगभग 2,05,000 करोड़ के आसपास का जो है ये बोरोइंग है। जैसे जैसे जी इकोनॉमी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपका जीडीपी साइज बढ़ता जाता है, आपकी बोरोइंग भी उसी हिसाब से ऊपर जाती है। आप बोरोइंग का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि कर्जा इतना हो गया या कर्जा उतना हो गया। कर्जे का उतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क इसका पड़ता है कि आप उस कर्ज के पैसे का कर क्या रहे हैं। अगर आप उस कर्ज जी के पैसे को अगर आप ऐशो आराम पे उड़ा रहे हैं, अगर आप उनकी रैलीज अगर आप कर रहे हैं, अगर आप फ्रिवलेस एक्सपेंडिचर के ऊपर उड़ा रहे हैं, तो वो कर्ज जो है वो एक हार्मफुल कर्ज है। और वो जो है अर्थव्यवस्था को मतलब लगभग श्रीलंका वाली हालत के ऊपर लेके जाने की तरफ जाने वाला वो है। लेकिन जी अगर आप देखें कि अगर इस कर्जे को आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर लगा रहे हैं, अगर आप इसको रेवेन्यू एनहांसमेंट के ऊपर लगा रहे हैं, तो ये जो बढ़ा हुआ कर्ज है ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी की आप दो बातें देखिएगा। मतलब जब से मैं इनके साथ लगभग 13-14 महीने से मैं एसोसिएट हुआ हूँ, और जो भी मैंने देखा है, तो ये सिर्फ एक या दो चीजों के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमेशा। पहली चीज कि किस प्रकार रेवेन्यू हम बढ़ा सकते हैं, और किस प्रकार हम खर्चों को घटा सकते हैं। मतलब जब भी मेरी डिस्कशन हुई है, हमेशा इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन हुई है, और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जो है जो उनके वो प्रयास जो चलते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब हुआ क्या इस साल कि जो प्राकृतिक आपदा हमारे ऊपर आई, जो रेवेन्यू टारगेट हम लेके चले थे, हो सकता है हम उसको मीट नहीं कर पाए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रभाव टूरिज्म के ऊपर। अब टूरिज्म हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर है। उसके बाद आपका प्रभाव इंडस्ट्री पे, माइनिंग पे। जब टूरिस्ट नहीं आता, आपकी शराब भी कम बिकती है। जब शराब कम बिकती है, एक्साइज के ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो एक चारों दिशाओं से अगर आप देखिए कि समस्या आई, और उससे बड़ी समस्या ये आई कि 9,000 करोड़ के आसपास का जो हमारा जो रिहेबिलिटेशन का बिल था, जिसमें साढ़े जी 4,000 करोड़ स्टेट का शेयर था जो हम पे कर चुके हैं। आज तक हमारी केंद्र सरकार ने बैलेंस 4,500 करोड़ का एक मतलब 25 पैसे भी उसके जो है हमको जो नहीं मिल पाए। इसलिए ये टेम्पररी फेस है, वेयर आई फील थोड़ा सा हमको क्रंच महसूस हो रहा है। अगले साल अगर आप देखें तो अर्थव्यवस्था हमारी लगभग 9.5% के ऊपर ग्रो करेगी, और जो भी रेवेन्यू जी टारगेट्स हम लेके चल रहे हैं वो हम बढ़ाएंगे। और साथ के साथ कर्जा जो इस साल जहां तक हमारी जो कर्ज लिया है उससे लगभग आप देखेंगे कि इसमें 15 से 20% की गिरावट आएगी।
जी। भवानी जी, बहुत आसान सी भाषा में मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर की हम बात करते हैं तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सरकार बहुत कुछ नया लेकर आई थी। वाटर सेस, काउ सेस या एक्साइज पॉलिसी, जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पिछली बार प्रेजेंट किया गया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। इस बार हमारे पास नया क्या है? नया रेवेन्यू जनरेशन के लिए आइडिया क्या है सरकार के पास इस फाइनेंशियल ईयर में? देखिए, 3 या 4 मेन थ्रस्ट हैं। और हिमाचल प्रदेश अगर आप जी। देखें तो एक एप्पल इकोनॉमी हमारी है, हॉर्टिकल्चर हमारा रेवेन्यू जनरेशन में जो है हेल्प करता है। दूसरा हमारे पावर सेक्टर है। तीसरा हमारी एक फॉरेस्ट की अर्थव्यवस्था है। चौथा हमारा एक्साइज, माइनिंग, वैट एटसेट्रा, ये एक बहुत बड़ा हमारा ड्राइवर है। और इसके अलावा बाकी आप अगर एलाइड सर्विसेज के अंदर अगर आप बाकी सब में देखें तो एग्रीकल्चर, टूरिज्म एटसेट्रा, ये एक बहुत बड़े सेक्टर्स है। तो मुख्यमंत्री जी ने 2 या 3 चीजें सीधी की सीधी अनाउंस की हैं। सबसे पहले कि नई माइनिंग जी। पॉलिसी जो है वो आने वाली है। नई माइनिंग पॉलिसी में आप देखेंगे कि काफी ज्यादा ट्विकिंग जी। आपको दिखेगी, और जो अभी करंट माइनिंग रेवेन्यू है उससे लगभग 2 से ढाई गुना अगले साल इंक्रीज होने की हम जो है एक्सपेक्टेशन इसमें कर रहे हैं। दूसरा, फॉरेस्ट के अंदर अगर आप देखिए, इसमें काफी ज्यादा स्कोप है। अभी जैसे जिस तरीके से फॉरेस्ट की वन्य संपदा हमारी चल रही है, इसी के अंदर आप देखेंगे हमारे जो फॉरेस्ट हैं जी। इसमें काफी ज्यादा जड़ी बूटियां, काफी ज्यादा दुर्लभ मतलब औषधियां अवेलेबल हैं। इसको क्या किसी प्रकार से पैकेज करके जैसे हम मतलब नॉर्मल फॉरेस्ट्री इनकम की बात करते हैं, क्या हम इसको उस तरीके से लेके जा सकते हैं, इसके ऊपर बड़ी गंभीर रूप से जो है वो चर्चा हमारी जो चल रही है। टूरिज्म के अंदर अगर आप देखिए, इस साल जी। बिकॉज टूरिस्ट इतनी ज्यादा आपदा उतनी शायद ना आई हो जितना मीडिया पे देखकर और सोशल मीडिया पे देख के टूरिस्ट डर गए थे। और हमारे टूरिज्म के लेवल जो है वो जी। कोविड के लेवल के बराबर पहुंच गया। ये अगला साल अगर आप देखेंगे तो लगभग टूरिस्ट की जी। संख्या में पिछले साल से 2 से ढाई गुना की वृद्धि जो है वो एक्सपेक्टेड है। और इसी में आपका जीएसटी रेवेन्यू, इसी में आपका एक्साइज रेवेन्यू, इसी में आपका जो बाकी जितना भी टूरिज्म रिलेटेड रेवेन्यू है, उसमें आप एक बहुत बड़ा जो है आपको बूस्ट दिखाई देगा टूरिज्म की दृष्टि से। अदर जी। डेस्टिनेशंस लाइक पौंग डैम, अदर डेस्टिनेशंस लाइक कांगड़ा बीइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल, ये सारी की सारी चीजें जो है आपको ये देखने को मिलेंगी। एक्साइज के अंदर भी कुछ ट्विकिंग आपको देखने को मिलेगी। ये सारे के सारे जो ये मैं बता रहा हूँ, जी। इनकी पॉलिसीज एक एक करके इनकी पॉलिसी आ रही है। और सबसे बड़ी पॉलिसी जो मेरे को लगता है एक जो लाइफ चेंजिंग होगी रूरल इकोनॉमी के लिए और हमारे रेवेन्यू जनरेशन के लिए, वो बेसिकली जो हमारी हिमगंगा या दुग्ध गंगा जो हमारी स्कीम है, जिसका अभी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन रही हैं डंगवाल के अंदर, दत्तनगर के अंदर, जो हमारे बड़े बड़े जो मिल्क चिलिंग प्लांट्स और मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, इनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप इन दिस डायरेक्शन जो होने वाला है। एक चौथी चीज, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कॉटन। आप देखेंगे कि अगेन इसमें मिडिल मैन का जो है वो पैसा कटेगा और सीधा बागवान के हाथ में जो है वो पैसा जो है वो जाने वाला है। तो ये मेरे को मतलब चार या जी। पांच जो मेन डायरेक्शनली जो मेरे को दिखाई दिया। और इसके अलावा मतलब जिसमें शायद बजट में मेंशन नहीं था लेकिन कैबिनेट के जी। अंदर काफी आगे तक ये मामला जा चुका है, वो है भांग की खेती का और भांग की प्रोसेसिंग का। तो ये सब जी। मतलब काफी बड़े हमारे डायरेक्शनल चेंजेस जो हैं जो मेरे को दिख रहे हैं, जो आपको 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में दिखाई देंगे रेवेन्यू एनहांसमेंट के टूल्स। जी। चलिए, ये पूरा बजट का एनालिसिस, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कांगड़ा को, अगर स्पेसिफिक कांगड़ा की हम बात करें, देखिए कांगड़ा की अनदेखी का आरोप जो है वो लगता रहा है इस सरकार पर। शुरुआत से लेकर ही कई बार ऐसी बातें आई, पहले एक ही मंत्री थे, अब दो हो गए हैं, लेकिन तीन की जो है उम्मीद लगातार की जा रही है। अगर बजट के प्रोविजंस को हम देखें तो कांगड़ा के लिए इस बार क्या खास है? नहीं, अब देखिए, मंत्री एक हो, दो हो, तीन हो या चार हो, ठीक है, उसमें जी। कांगड़ा के लोगों का कितना बेनिफिट होगा, मतलब ये बात मेरे को समझ नहीं आती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे मेरे हिसाब से 3 या 4 मंत्री थे, साथ में स्पीकर वगैरह भी थे। लेकिन जब आप जी। नीतिगत तरीके से उस एरिया को डेवलप नहीं करोगे तो चाहे आप 11 के 11 मंत्री वहां से बना दें, एरिया प्रोग्रेस शायद नहीं करेगा। अब आप जी। देखिए, जो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है हिमाचल प्रदेश की, ये देश में मतलब एक अग्रणी राज्यों के अंदर हमारी पर कैपिटा इनकम आती है। लगभग 2,32,000 हमारी पर कैपिटा इनकम है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखिएगा, जिला जी। सोलन क्योंकि बद्दी यहाँ पे है लगभग 8 लाख है, जिला शिमला लगभग 6 साढ़े 6 लाख
के आसपास है। बाकी जिले जी ऊना हमीरपुर वगैरह जो है ये सब 3 साढ़े 3 लाख के आसपास है। लेकिन कांगड़ा की पर कैपिटा इनकम है लगभग 40 से 42 हजार रुपए। इसके पीछे कारण जो सबसे बड़ा है ये है हमारी आबादी लगभग 16-17 लाख, 17 से 19 लाख के आसपास जो है वो कांगड़ा की आबादी है। और पर कैपिटा जी इनकम इसकी लोएस्ट इन हिमाचल प्रदेश है। अब आप देखिए जी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि पर कैपिटा इनकम हिमाचल की बढ़े। अगर पर कैपिटा हिमाचल की बढ़ती है, अगर हम डबल भी इसको कर लेते हैं, 40 से 80 हजार या 1 लाख पे अगर हम ले जाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो हिमाचल प्रदेश की ओवरऑल अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा या पर कैपिटा के ऊपर पड़ेगा, बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। इसके जी लिए आप देखिए 2 या 3 चीजें या 3 सेक्टर की मैं आपको बात करूंगा। सेक्टर नंबर 1 आपका है टूरिज्म। एज ए टूरिस्ट जी कैपिटल हमको टूरिज्म ट्रैफिक जो है वहां पे ड्राइव करना है। बनखंडी के अंदर जू, उसके बाद हमारा जो है आपका टूरिज्म जो विलेज की जो घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है। इसके अलावा एक अपना गोल्फ कोर्स की घोषणा जो है ऑलरेडी हो चुकी है। हेलीपोर्ट्स की घोषणा हो चुकी है। साथ ही के साथ जो फाइनल क्लियरेंस आना था आपके एयरपोर्ट का गग्गल वाले, उसकी घोषणा हो चुकी है। ये सबसे होगा क्या कि टूरिस्ट का ट्रैफिक जब आप ड्राइव करेंगे, इसके साथ साथ ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन के अंदर जिसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी आती है, पौंग डैम के लिए जी ऑलरेडी 75 करोड़ की एलोकेशन हम कर चुके हैं। इसमें नई मंजिलें नई राहें की टीम सर्वे कर गई है। इसके अंदर हाउस बोट्स, शिकारे, ऑल काइंड्स ऑफ मतलब लेक टूरिज्म का जो है ये पूरा का पूरा एक पैकेज जो है वो बन चुका है। तो बोलने का मतलब ये है कि जब आप बॉम्बे से या बेंगलोर से या चेन्नई से सीधी फ्लाइट अगर आप हिमाचल के अंदर लैंड कराएंगे, ये फ्लाइट लैंड करेगी कांगड़ा के अंदर। उसके बाद टूरिस्ट को जी एक्टिविटी देखनी है कि क्या करेगा। आप उसको पहाड़ों का टूरिज्म दिखा सकते हैं, आप उसको बीर बिलिंग की जो है ये पैराग्लाइडिंग करा सकते हैं। आप उसको पालमपुर के अंदर ले जाकर जो है चाय के बगानों के अंदर घुमा सकते हैं। आप उसको फतेहपुर में ले आकर पौंग डैम के ऊपर उसको बोटिंग और हाउस बोट के अंदर ठहरा सकते हैं। तो ओवरऑल होगा क्या कि इससे पूरे के पूरे कांगड़ा की अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ा जो अपस्विंग आने वाला है। इसके बाद जी मैम एग्रीकल्चर स्पेशली हॉर्टिकल्चर के अंदर जो हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जो जी क्लस्टर्स बनाए गए हैं फॉर ड्रैगन फ्रूट, नाशपाती और बाकी हर टाइप के हॉर्टिकल्चर के जो उसमें वो है, इसका मैक्सिमम एलोकेशन भी जो आपको दिखेगा वो कांगड़ा की बेल्ट के अंदर दिख रहा है। ज्वालामुखी से शुरुआत है और बाकी सारे के सारे मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इसके ब्लॉक्स बनाकर इसके क्लस्टर बनाकर हॉर्टिकल्चर के थ्रू फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने की जो है कोशिश की जा रही है। और ट्रस्ट में ड्रैगन जी फ्रूट, नाशपाती वगैरह जो है ये इकोनॉमी को एक डिफरेंट लेवल पे गैनलाइज जो है करके ले जाएंगे। तीसरा, माइनिंग के ऊपर जो भी चेंज आएगा, अगेन द बिगेस्ट इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी कांगड़ा। क्योंकि अगर आप ब्यास का अगर आप बेसिन देखें, इसमें जी ज्वाली आपके जो हमारे इस साइड की हमारी बेल्ट है, जसवा परागपुर की, देरा की, ये सारी की सारी बेल्ट जो है ये भी चेंज अगर आप करेंगे इसमें पॉजिटिव रेवेन्यू एनहेंसमेंट और जो होती है, उसी के साथ जो इंडस्ट्री जो क्रिएट होती है उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट प्लेस के ऊपर पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये जो 3 मतलब कदम है कांगड़ा की डिस्पैरिटी को चेंज करने के लिए, इसका फर्क पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी का कोर फोकस हमेशा से कांगड़ा रहा है। और हर स्कीम के अंदर अगर आप देखेंगे कि कांगड़ा के ऊपर मैक्सिमम इन्होंने जो है वो फोकस किया है। नॉट बिकॉज कांगड़ा में शायद मंत्री कम है, लेकिन कांगड़ा की आबादी जो है वो सबसे ज्यादा है। कांगड़ा एक जिला नहीं है, जी कांगड़ा लगभग 3 जिलों के बराबर है। और ये जो 3 जिलों के बराबर जो हमारी आबादी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से डेवलप करने के लिए मेरे हिसाब से पूरी सरकार और मुख्यमंत्री हमारे जो है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो इसके लिए वचनबद्ध है। जी देखिए यहाँ पे पर कैपिटा इनकम का जो आपने जिक्र किया है कि आप बता रहे हैं सोलन की 8 लाख और कांगड़ा की करीब 40 हजार जो है पर कैपिटा इनकम है। आप क्या मानते हैं भवानी जी, इतना बड़ा डिफरेंस ये क्यों है इन दोनों जिलों की पर कैपिटा इनकम में? तो देखिए एक सबसे पहली बात तो यह है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया की इनकम जो आएगी, बिकॉज सारी की सारी जी फैक्ट्रीज आपको बद्दी बरोटी वाला, परवाणु, ये सारा का सारा जिला सोलन के अंदर आता है। तो जी एक तो डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट सोलन का ग्रोथ, इसकी वजह से जो है विकास दर जो आपको ज्यादा दिखता है। जिला शिमला, अब सत्येंद्र स्टोक्स अगर वो कांगड़ा में आकर सेटल हुए होते तो शायद कहानी डिफरेंट होती। लेकिन सेब की प्रोडक्शन जो है ये शुरू हुई आपकी कोटगढ़ के एरिया से, कोटगढ़, थानेदार, जी और वहां से फिर ये जुबल कोटखाई, आपकी चौपाल वगैरह गई, वहां से कुल्लू ट्रैवल की। तो ये जो ऊपर वाली बेल्ट जो है आपकी, जो हॉर्टिकल्चर बेस्ड बेल्ट है,
एप्पल इकोनॉमी, प्लम इकोनॉमी, आमंड इकोनॉमी, इसकी वजह से ये मतलब एकदम मतलब इनकी इनकम में वृद्धि हुई। कांगड़ा अनफॉर्चुनेटली हम फंस के रह गए वो अपने गेहूं और धान वाले साइकिल के अंदर, जो एमएसपी वाली हमारे प्रोडक्ट्स है उसके साइकिल में हम फंस गए। फंसे नहीं, मतलब जो आबो हवा उस समय थी उसी हिसाब से जो एग्रीकल्चर जी जो है वैसे डेवलप हुआ। अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्रियल एरिया भी कोई उस हिसाब से शायद विकसित नहीं हो पाए जिस तरीके से बद्दी बरोटी वाला के अंदर जो विकास हुआ। पिछले 15-20 साल में जो है ये ट्रेंड जो है वो चेंज होना शुरू हुआ है। हमारे ट्रेडिशनल जो आम जो हुआ करता था या हमारे किन्नू जो हुआ करते थे उसके साथ साथ अब लीची, नाशपाती, ड्रैगन फ्रूट, हाई वैल्यू ये सब है। ये प्रोडक्शन जो है इनकी काफी संख्या में शुरू होनी स्टार्ट होनी शुरू हुई है। और इसी के साथ जी साथ सब्जियां, हाइब्रिड आपके फ्लोरिकल्चर और आपकी जो दुर्लभ जड़ी बूटियां जो थोड़े हमारे ऊपर वाले बेल्ट है, ये सारी चीजें धीरे धीरे ये पॉपुलेट हो रही हैं। और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो ये डिस्पैरिटी को चेंज करने के लिए आपको कुछ ड्रास्टिक करना बहुत जरूरी था, जो कि इस सरकार ने जी टूरिज्म के ऊपर फोकस, माइनिंग के ऊपर फोकस और एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस जो है वो करके एक क्लियर कट डायरेक्शनल शिफ्ट जो है वो की है। इसके रिजल्ट्स आपको 2 या 3 साल में दिखेंगे, लेकिन जो भी होंगे ये काफी ड्रास्टिक रिजल्ट्स होने वाले हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2 या 3 सालों में कांगड़ा की जो इकोनॉमी है वो काफी बेहतर होगी। वो आने वाले 2-3 साल में ही हम पता कर पाएंगे। लेकिन एक और बात आपने कही भवानी जी की, कांगड़ा अपने आप में एक जिला नहीं है, 3-4 जिले जो हैं कांगड़ा में है। कांगड़ा को डिवाइड करने की भी, अलग अलग यहाँ पर जिला बनाने की भी मांग उठती रही है। खासतौर पर आपका जो क्षेत्र है, ये नूरपुर, फतेहपुर, जवाली और इंदौरा वाला जो रीजन है, इसको भी अलग से एक जिला बनाने की मांग होती रही है। पूर्व में जो पूर्व सरकार में मंत्री जो थे यहाँ से, वो भी लगातार इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। क्या आप भी मानते हैं कि ये अलग जो है, ये एरिया जो है, ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, ये अलग से एक जिला बनना चाहिए? देखिए, मेरा मेरी मेरी पर्सनल ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आज जो कांगड़ा की अहमियत है वो कांगड़ा की अहमियत इसीलिए है क्योंकि हमारा साइज कांगड़ा के बराबर है। मतलब ये 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जी एक सेगमेंट है। आप जैसे ही इसको तोड़ के 3 या 4 में बांटेंगे, मतलब सिग्निफिकेंस जो है एरिया की वो कम हो जाती है। ऐतिहासिक रूप से भी जी कांगड़ा, मतलब अगर आप कांगड़ा रूलिंग डायनेस्टी अगर आप देखें, तो सुसर्म चंद्र जो है वो कटोच डायनेस्टी के तीसरे जो थे वो डिसेंडेंट थे, जो महाभारत के समय में कौरवों के लिए लड़े थे। तो बड़ा हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे नूरपुर में नूरजहां का आना हो, या पोरस का जो है रुकना हो दमीरी के उसमें तट पे। तो मेरा ये मानना है कि हमारी जो कलेक्टिव जी पावर है, ये कलेक्टिव पावर काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और ये वेस्टेड इंटरेस्ट बेसिकली ज्यादा होते हैं मतलब डिविजन्स को लेके, कि अगर सपोज मैं बोल दूं कि जिला फलाना बनेगा तो मेरे को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो फायदा मिल जाएगा। कई नेता हैं जिन्होंने जिले के नाम पे 2-2, 3-3 इलेक्शन लड़े भी हैं, पहले जीते भी थे, पर आज वो मुद्दा खत्म हो चुका है। मेरा ये मानना है कॉम्पैक्ट एरिया है। हाँ, कुछ चीजें जरूर हैं जहाँ पे हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है, जिसको एक एक जिले की तरीके से हमको नहीं ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि हॉस्पिटल, अब टांडा मेडिकल कॉलेज जो जी है वो कांगड़ा के अंदर है, लेकिन इसके ऊपर जो ब्रंट पड़ता है ये पूरे के पूरे कांगड़ा का है, जो कि 15 कॉन्स्टिट्युएंसीज है। साथ में 2 कॉन्स्टिट्युएंसीज चंबा की भी जो है उसी के ऊपर निर्भर है। तो अगर मैं जी इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर मैं देखूं, तो हेल्थ फैसिलिटीज में नूरपुर को जोनल हॉस्पिटल अगर मैं बना देता हूँ, एक दो और मैं हॉस्पिटल्स को डेवलप अगर मैं कर देता हूँ, सिमिलरली बाकी एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर आप देखें तो हमने ऑलरेडी नूरपुर के अंदर पुलिस जिला बना दिया है। एक या दो और सर्विसेज को अगर हम इसके रूप में अगर हम बना दें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन अगर हम बना दें, तो जी जिला बनाने की जरूरत मुझे नहीं लगती है, क्योंकि जिला बनाने की कॉस्ट ज्यादा है और आप अपनी आइडेंटिटी जो है उसको आप लूज कर जाते हो। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये पार्टी का व्यू नहीं। जी बनता है जिला या नहीं बनता, ये भी आने वाला समय ही हमें बताएगा। फिलहाल कांगड़ा जिला की क्योंकि बात हम कर ही रहे हैं, तो कांगड़ा में जो नाराजगी इस वक्त नेताओं की चल रही है, कई वरिष्ठ जो हैं वो नाराज चल रहे हैं कांगड़ा के। और सर्वविदित है, साफ तौर पर खुले मंचों से भी बखान किया गया है इस बात का कि नाराजगी जो है वो पर्याप्त है कांगड़ा के नेताओं में। इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं कांगड़ा का, ये उस पर क्या कोई इम्पैक्ट डालेगा? नहीं, आप देखिए, मतलब नाराजगी किसकी है,
ये एक बहुत ही मतलब मीडिया के थ्रू पता चलता है, लेकिन मेरे आसपास मैं आपको बताता हूँ, मलिंदर राजन पहली बार जीते हैं, कोई नाराजगी जी मुझे उनमें नहीं दिखी। मैं आपके सामने हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ। जी बिल्कुल। मेरे बगल में चौधरी साहब हैं, ज्वाली में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। यादविंदर गोमा जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हमारे जो आशीष बुटेल जो है वो सीपीएस है। उसके बाद हमारे किशोरी लाल जी हैं, वो सीपीएस है। उसके बाद हमारे केवल सिंह पठानिया जी, वो भी फर्स्ट टाइम है। ये अब 8 या 9 मैंने आपको गिना दिए। उसके बाद हमारे रघुवीर सिंह बाली जी, उसके बाद हमारे संजय रतन जी। अ, अ, इनमें से कोई भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि नाराज है, और रोज हम मिलते हैं यहाँ पे सेशन में। अ, अब जी होता क्या है कि खटपट हर जगह होती है। खटपट हो सकती है जी ट्रांसफर्स को लेके, हो सकती है आपस में लड़ाई हो रही हो कि तूने मेरा वो बंदा उठा लिया, तूने ये कर लिया। लेकिन जी वो लगा नहीं कि मतलब किसी की कोई नाराजगी है। मतलब वैसे अगर आप देखें, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जब साल के एंड में इंक्रीमेंट आता है, जब प्रमोशंस होती हैं, तो उस समय भी मतलब कई लोग खुश होते हैं, कईयों के मुंह सूजे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप अगले दिन काम पे आते हो, सारे के सारे एक ही उद्देश्य से काम कर रहे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है। एग्जैक्टली जी सेम सिचुएशन जो है हर संस्था की तरह जो है वो हर पार्टी में भी होती है जी। जी जी जी। चलिए, जो नाराज है उनका तो नाम आपने लिया ही नहीं, खैर। बट ये ओपिनियन बहुत ये ओपिनियन मुझे बहुत अच्छा लगा, कि नाराजगी जो है वो हर जगह रहती है। उम्मीद है कांग्रेस भी ये बहुत जल्द समझेगी। लोकसभा के इलेक्शंस भी आ रहे हैं भवानी जी, उसको उसमें क्या लगता है, कांगड़ा में कैसा परफॉर्म करेगी कांग्रेस? अगर कांगड़ा पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम देखें, क्या ओवरव्यू है, क्या आप मानकर चल रहे हैं, कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है कांगड़ा में कांग्रेस का? देखिए, लोकसभा इलेक्शंस में काफी ज्यादा फैक्टर्स जो है वो काम करते हैं। पिछली बार हम जी देखें, चूंकि नेशनल फैक्टर डेफिनेटली आता है। उसके बाद जो है आपका जो दूसरा फैक्टर है, कास्ट कॉम्बिनेशन का फैक्टर आता है। हमारा जी क्षेत्रवाद का फैक्टर आता है। क्योंकि कांगड़ा में अगर आप देखें कि चंबा डिफरेंट बेल्ट है, कांगड़ा कांगड़ा के अंदर भी अगर आप देखिए कि जो हमारी वाली 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जिसको पुराना नूरपुर सब डिवीजन बोलते थे, इसी के अंदर मैं शाहपुर को भी मैं गिन लेता हूँ। अगर आप सब समीकरणों को देखें तो अल्टीमेटली मैं ये बोलूंगा कि फाइनली हु इज द कैंडिडेट, फ्रॉम वेयर इज द कैंडिडेट, व्हाट कास्ट फैक्टरी बिलोंग्स टू, ये सारी की सारी चीजें जो है वो थोड़ी जो है वो थोड़ी धूमिल जो पीछे हो जाती हैं। और उसके बाद सीधी की सीधी लड़ाई जो है दो पार्टीज के बीच में जो है वो शुरू हो जाती है। कांगड़ा में आज का अगर मैं फैक्टर बताऊं, जितनी अनाउंसमेंट्स और जितने जो प्रोग्राम्स जो सीएम साहब ने कांगड़ा और चंबा में किए हैं, मुझे नहीं लगता बाकी किसी और जिले में या पार्लियामेंट्री उसमें किए होंगे। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एज अ टूरिज्म कैपिटल, एज यू नो कोर फोकस एरिया फॉर हमारा एग्रीकल्चर, फॉर हॉर्टिकल्चर और एवरीथिंग, काफी कुछ ऐसा है जो कि दिया है। मैं सिर्फ फतेहपुर की अगर मैं बात करूं तो फतेहपुर के अंदर एक साल में लगभग 500 करोड़ की परियोजनाएं जो है वो ऑलरेडी हम सैंक्शन करा चुके हैं, और ये रिकॉर्ड होगा। मतलब ये फतेहपुर में जितना कोई 5 साल में पैसा आता था, पहले साल के अंदर हम उतना पैसा जो है इस साल हम लेके आ गए हैं। और ये सबके पीछे जो है हमारे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो है वो ब्लेसिंग रही है। अब बाकी अगर आप देखिए, इन टर्म्स ऑफ हम बोलते हैं कि कांगड़ा को इग्नोर किया, निग्लेक्ट किया। पुराना जो पालमपुर सब डिवीजन होता था, ठीक है, उसमें हमारे पास एक सीपीएस है जिनका नाम है आशीष पटेल। जी दूसरे हमारे सीपीएस हैं जिनका नाम जी है किशोरी लाल जी। तीसरे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनका नाम है यादविंदर सिंह गुमा। उसके अलावा एक कैबिनेट रैंक हमारे आईटी सलाहकार हैं जिनका नाम है गोकुल बुटेल। उसके बाद हमारे जो एक केआरसी बैंक है उसके संजय चौहान है। उसके बाद अगर आप ये देखिए, बाद में आपके कैबिनेट रैंक एक टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन है। उसके बाद हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर जो है हमारे चौधरी चंद्र कुमार हैं। फिर इंदौरा से हमारे पास एक और वाइस चेयरमैन, आपके वाइस चेयरमैन ही आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के। तो टेक्निकली अगर आप देखिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे पास वहां पे 15 है, लगभग 15 पोस्ट होल्डर हमारे कांगड़ा के अंदर बैठे हुए हैं। आप आइए चंबा में, जी चंबा के अंदर भी सिनेरियो सेम है। जो मुख्यमंत्री की बात, जो सबसे बड़ा संविधानिक पद जो हमारा है, वो है हमारा जी स्पीकर का। स्पीकर साहब हमारे चंबा से हैं। तो प्रैक्टिकली इफ यू सी, मतलब ये बड़ी एक अच्छे तरीके से सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कवर कर दी हुई है इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स। और जो अनाउंसमेंट्स की हैं वो भी बड़ी मेरे को ऑन द ग्राउंड सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं नजर आता।
सीएम साहब ने भी बोला था कि नाराज जो है ना, वो नाराज वो है जिनको कुछ जी मिला नहीं है। नाराज हमारे वर्कर नहीं है, नाराज हमारी जनता नहीं है। मतलब जनता में भी नाराजगी नहीं है और पार्टी में भी नाराजगी नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमें कुछ मिलेगा, वो नहीं मिला तो वो नाराज है। उनकी नाराजगी जो है वो मीडिया में झलकती है, ये देख के कि जो है वो पार्टी का काडर नाराज है। ऐसी कोई बात नहीं। भवानी जी, आप कह रहे हैं, आई वुड लाइक टू कोट यू, आपका कहना है कि ऑन द ग्राउंड आपको सरकार के अगेंस्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है। युवा जो है इस वक्त, हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो ऑन ग्राउंड है, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, गारंटियों को लेकर सरकार के खिलाफ जो है नाराजगी पर्याप्त देखने को मिल रही है। एसएमसी टीचर्स जो हैं वो इतने लंबे समय से, इसके अलावा दृष्टिबाधित जो संघ है वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है। ओपीएस दी गई, लेकिन उसके बावजूद बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनको अभी तक ओपीएस नहीं मिल पाई है। आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो लगातार नीति की कहीं ना कहीं मांग कर रहे, करुणामूलक आश्रय, और भी कई ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ नाराज दिखाई। सबसे बड़ी, अगर मैं टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहले बात करूं तो गारंटियों को लेकर जो है कहीं ना कहीं सरकार से सवाल जो है लगातार पूछे जा रहे हैं कि आप बहुत से वादे करके सत्ता में आए थे, लेकिन वो वादे जो है पूरे अब तक नहीं हो पाए हैं। आपके खुद के कई नेता जो हैं कांग्रेस के, वो इसको लेकर कई बार कह चुके हैं, युवाओं की नाराजगी हो या महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात हो, तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं दिख रहा गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड। नो नो, अब आप इसको फिर से आप इसको स्प्लिट करके देखिए। मैं एक एक करके इन सब पॉइंट्स को लेता हूँ। जी दृष्टिबाधित, जियो आईटी, 817, आउटसोर्स पॉलिसी, ये जी सारी की सारी जो समस्याएं हैं, ये लेगेसी जी समस्याएं हैं जो आज से नहीं, पिछले लगभग 5 साल से जो है आप भी देख रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं। लोग जो तभी सड़क पे थे, लोग आज भी सड़क पे हैं। अब इन सब में समस्या जो भी है, ये समस्या, आप ये बोले हैं कि पहले वो बीजेपी से नाराज थे तो हमको वोट दिया, अब हमसे एक ही साल में नाराज हो गए तो क्या वो बीजेपी को वापस वोट देंगे? मतलब इट्स अ वेरी नहीं, मैं वेरी ये कहना चाहूंगी कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट वाज इनकम्पिटेंट, वो मसले हल नहीं कर पाई, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस भी हल नहीं कर पा रही है? ना ना ना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये सारे मामले जो है ये नीतिगत मामले हैं और सब में सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है। अब आप देखिए ना, जीओआईटी अगेन जी कोर्ट में हम लेके गए इनको, ठीक है, कोर्ट में ले जाके जो भी ये फैसला हुआ है उसके अंदर अभी जो सब कमेटी बनी है, जैसी सब कमेटी का फैसला आएगा इसका जो है नतीजा आ जाएगा। हमारी जो आउटसोर्स्ड कर्मचारी हैं, इसकी पॉलिसी बन रही है ऑलरेडी, इसके ऊपर काम चल रहा है। ऑल आई एम सेइंग इज जी कि ये देखिए सारी की सारी चीजें अगर हमारे पास जादू की छड़ी होती तो शायद हम इसको पहले महीने में ही कर देते। ये सारे की सारी चीजें जो है इनमें एक नीतिगत, देखिए कई जगह पे कोर्ट की इंटरफेरेंस है, कई जगह लीगली जी पॉलिसी इंटरफेरेंस है, कई जगह क्या है कि आप कुछ ऐसी चीज कमिट नहीं कर सकते जिसकी वजह से कल चौटाला जी की तरह आपको 10 साल जेल जाना पड़े। आपको ये बड़ी डेलिकेटली चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। हमारा आधा साल, अब 14 महीने के अंदर मेरे हिसाब से 6 से 7 महीने आपदा के अंदर जो हमारे गए हैं उसकी वजह से थोड़े डिले मेरे को नजर आए हैं। लेकिन आप देखिए कि क्या सरकार ने ये बोला कि हम इसका सॉर्ट आउट नहीं करेंगे? सीएम साहब ने हमेशा जी एक ही चीज बोली है कि इसके ऊपर काम चल रहा है और इसके ऊपर जल्द फैसला होगा। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि ये नाराजगी जो भी है, ये नाराजगी जी जायज है। मैं ये नहीं बोल रहा कि नाराजगी जायज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं लेगेसी इशू मानता हूं, उनको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा टाइम लगता है। वो टाइम लग रहा है, हम वचनबद्ध है उसको करने के लिए, वो करेंगे। पहली गारंटी हमारी यूपीएस की थी, ऑलरेडी डन, ठीक है। उसमें बिजली बोर्ड और बाकी बोर्ड ये सब जो कवर होने हैं, इनका ऑलरेडी मतलब डिस्कशंस आर ऑन, और ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है कि नहीं होगा, ये है। वो महिलाओं का जो 1500 वाला इशू था, जी जो सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी विपक्ष की तरफ से है, ऑन ग्राउंड अगर जी हम देखेंगे, देखिए हम भी जो है ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं। जी ये जहां पर भी कि अगर आपको 1500 का मुद्दा दिखता है, ये वही होता है जहां पर किसी ने किसी को, मतलब बीजेपी का जो वर्कर है, किसी को सिखा के भेजा होता है कि मीटिंग में जाके आप ये बोलना। अभी सरकार आपके द्वार, सरकार गांव के द्वार हमारा कार्यक्रम था, एक ऐसी पंचायत का चयन किया जिस जी पंचायत में हमको सबसे कम वोट मिले थे। मतलब वहां 4 बूथ है, 76 और 76 जोगियां। उन चारों बूथों में एक भी बूथ में कांग्रेस को लीड नहीं थी, जबकि हम ये सीट लगभग 7500 वोट से जीते थे।
तो उस सीट जी में जो कि आप ये मान के चलिए कि वहां कांग्रेस की पकड़ उतरी नहीं है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी माइंडेड पीपल ज्यादा है, उस पंडाल के अंदर लगभग नहीं तो कम से कम 350 से 400 लोग आए थे। 120 जी शिकायतों का निवारण किया किसी ने भी, लेकिन जो है ये 1500 रुपए की बात वहां पर नहीं करी। आप ये देखिए कि जो ग्रामीण परिवेश की जो जनता है, ये जनता जो है ये इनके काम क्या है, छोटे छोटे काम है। किसी का डंगे का काम है, किसी के गांव के रास्ते का काम है, किसी का जो है वो छत गिर रही है, तो इस प्रकार के कामों पे जो है फोकस ज्यादा है। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सरकार जी वचनबद्ध है, और 24 तारीख को विद एरियर्स, जब से मुख्यमंत्री महोदय ने जो था वो जो इसमें अनाउंसमेंट की थी, तो वो जो है वो इसके जो चेक्स है, चेक्स की डिस्ट्रीब्यूशन 24 तारीख को जो वो करने वाले हैं, पहले जिले से हमने शुरुआत की है। और फेस वाइज मैनर से सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, आपको ये पूरी की पूरी गारंटी जो है 5 साल के अंदर अंदर आपको ये जो है पूरी मिलेगी आपको जी। आप कह रहे हैं कि जहाँ लोगों को भेजा जाता है ये कहने के लिए, वहीं पर लोग कह रहे हैं। आप नहीं मानते कि वादा क्या है कांग्रेस ने दिया है, इसमें नहीं नहीं, जनता मैं मांगे मैं या ना आपको, मांगे इससे क्या लेना देना है? ना ना ना, मैंने ये नहीं बोला। मैंने कहा कि आज 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 की डेट में आप देखिए ना, जो आप जी सरकार के प्रति सेंटिमेंट एक जो होता है, वो जी सेंटिमेंट अगर आप देखें, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, अगर आप उसमें देखें, जी जब से ये सरकार शुरू हुई है, पहला स्टेप जो मुख्यमंत्री महोदय ने दिया वो था सुखाश्रय कोष की स्थापना करना। आप किसी भी जी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाइए, कम से कम 5 से 10 ऐसे अनाथ बच्चे हैं जो कि पता नहीं, उनको पता नहीं था उनकी जिंदगी कैसे बीतेगी। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम जो है 10 बच्चे ऐसे हैं। वो आज एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं कि मुझे तो ये लगता है कि मतलब ये जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वो उस मतलब ये जिंदगी बदलने वाला निर्णय था, और हर लोग बंदे ने इसकी सराहना की है। उसी के साथ जब ये प्राकृतिक आपदा आई, उस प्राकृतिक आपदा में जिस प्रकार इस सरकार ने उसका निपटारा किया, आप अपर हिमाचल से स्टार्ट कीजिए, सेब मंडी तक पहुंचाए, मंडी तक पहुंचा के मतलब इंश्योर किया कि सेब जो है मतलब किसी भी बाग में, किसी भी बगीचे में जो है वो पेड़ के ऊपर ना सड़े और वो मंडी पहुंच जाए। उसकी बहुत वो जो है वो सराहना की गई। पहली बार सेब जो है वो किलो के भाव से बिका, उसकी बहुत सराहना जो है वो की गई। कठिन निर्णय थे लेकिन लिए। आड़तियों की लॉबी ने बहुत प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार जो है कि माइनिंग की जो लॉबी थी, मुख्यमंत्री महोदय है, उन्होंने एरियल सर्वे किया। मैंने उनको बताया कि ये जो सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ है माइनिंग, इलीगल माइनिंग की वजह से हुआ है। जी उसके 7 दिन के बाद जाकर इन्होंने पूरे ब्यास बेसिन के अंदर माइनिंग बंद कर दी। आज जब माइनिंग दोबारा शुरू हुई है, तो माइनिंग दोबारा शुरू होने के बाद आप देखिए कि ये सारे के सारे जो क्रशर वाले हैं, ये बिल्कुल डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, और उस प्रकार काम कर रहे हैं जिस प्रकार उनके आसपास की जनता चाहती है। सिमिलरली जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जो चल रहा है, 7 लाख रुपए फॉर फुली डैमेज्ड हाउस, 1,30,000 रुपए फॉर पार्शली डैमेज्ड हाउस, 55 रुपए जो है 55,000 रुपए जो कि जो बड़ा पशु है उसके मरने पे, क्रॉप डैमेज, क्रॉप की जो है आपकी, ये सारी की सारी चीजें जो ऑन ग्राउंड हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना जी, ट्रस्ट मी, मेरे को जी सरकार के खिलाफ एक धेले का अंकुश नहीं दिखाई देता। चलिए, ये तो आपका परसेप्शन है भवानी जी। अगर आपको बिल्कुल भी एंग्विश नहीं दिखाई दे रहा है, ये कांग्रेस की इमेज की हम बात कर रहे थे, और आपके अकॉर्डिंग कुछ भी कांग्रेस के अगेंस्ट जो है नहीं है। ये कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की बात। ओवरऑल अगर बात करें, लास्ट कमेंट इस इंटरव्यू का मैं लेना चाहूंगी। अगर पूरे देश में हम कांग्रेस की बात करते हैं, तो इस बार लोकसभा चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि क्या क्या प्लस पॉइंट्स है कांग्रेस पार्टी के पास इन द होल नेशन? बिकॉज देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं, तो एक जो सबसे बड़ा पॉइंट मोदी मैजिक, मोदी फेस को लेकर कहीं ना कहीं इस बार भी, और हर हर पिछले 2 चुनावों की अगर हम बात कर ले, इस बार भी मोदी मैजिक, मोदी फेस पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा राम मंदिर है, और भी बहुत से ऐसे प्लस पॉइंट्स जो हैं वो माने जा रहे हैं बीजेपी के लिए। कांग्रेस की अगर आप बात करें, तो आप क्या देखते हैं एक वाइडर पर्सपेक्टिव से कि कांग्रेस के पास कौन कौन से प्लस पॉइंट्स रहने वाले हैं इस लोकसभा इलेक्शंस में? सबसे पहले तो एक जादूगर जो होता है, तो ये सभी जानते हैं कि जो जादू होता है वो जादू कुछ नहीं होता। वो जो आप एक्ट देख रहे हैं उसके पीछे एक ट्रिक है।
अब वो ट्रिक क्या है, भारतीय जनता पार्टी की 303 सीट्स हैं। इन 303 सीट जी में 180 एमपी ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी से आए हैं। 180। ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, ये जनसंघ के नहीं है, ये आरएसएस के नहीं है, ये बजरंग दल के नहीं है, ये विश्व हिंदू परिषद के नहीं है। ये 180 दूसरी पार्टीज में से आए हैं। इन 180 जी में से 82 एमपी कांग्रेस पार्टी के हैं। तो कौन सा मैजिक है बताइए ना। अभी भी आपने क्या किया कि राज्यसभा में आपने महाराष्ट्र के अंदर आपने टिकटें दी और उनको चुनना, मतलब जी अभी जो चुनने जा रहे हैं, आपने डाले अशोक चौहान कांग्रेस के, हमारे पुराने मुख्यमंत्री। आपने डाले मिलिंद देवड़ा, कांग्रेस के हमारे केंद्र के मंत्री। आपने डाला चंद्रकांत हंडोरे, जो चेंबूर के जो है एमएलए और जो है वहां पे वो रह चुके हैं। आपकी 5 सीटों में से 4 जो है वो आपने कांग्रेस को दी है। आरपीएन सिंह को आपने जो है राज्यसभा में आपने डाला है। तो जो जो कांग्रेस के एमपी लोकसभा के इलेक्शन हारे, आप उनको जो है वो राज्यसभा की टिकट दे रहे हैं। कौन सा मैजिक है आपका। आप सिर्फ और सिर्फ उन लोकल लीडर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जिसकी या जिसके परिवार की आपकी वहां पर पैठ है। तो मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि जब तक आप दूसरी पार्टीज को तोड़ मरोड़ के, उनके नेताओं को ईडी के प्रलोभन से, उनके नेताओं को पैसे के प्रलोभन से जब तक आप खींच नहीं लेते, आपके अंदर कोई दम नहीं है। ये मैं मान के चलता हूं, मेरा कोर बिलीफ है इस बारे में। और आप देखिए डेटा यही सजेस्ट करता है। आज भी राज्यसभा के लिए जो कैंडिडेट आपने खड़ा किया है वो कौन है। हर्ष महाजन। हर्ष महाजन जी कौन है। कैरियर कांग्रेस के, उनका परिवार कांग्रेस का। उसके बाद जो कार्यकारी अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जो है लास्ट मिनट छोड़ के जो वहां चले गए, वहां जाने के बाद अब आपने उनको राज्यसभा के लिए खड़ा। सो मेरा बोलने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की कोर आइडियोलॉजी के पीछे कोई टेकर नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान के वो 15-16 से 17-18% जो मानसिकता वाले लोग हैं, जो ये मानते हैं कि ये देश सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग का है, एक पर्टिकुलर रिलीजन का है, एक पर्टिकुलर जाति का है, सिर्फ ये उनकी पार्टी है, बाकियों की नहीं है। बाकी जो है वो बाकी पार्टी से छोड़कर ये यहाँ पर आए हैं फॉर वट एवर रीजन। सो अभी अगर आप देखिए, आप राम मंदिर की बात करते हैं, ठीक है जी, प्रभु श्री राम क्या हमारे नहीं है। आप बाकी वो छोड़िए, हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी जो ये संस्कृति है, इसके अंदर हमारे जो देवी देवता हैं, अभी जैसे मैं परसों ही भीमा काली मंदिर होके आया हूँ। अब ये जो हमारे पुराने ये जो मंदिर है, हम जब यहाँ पर इन मंदिरों में जाते हैं, हम ये घंटियां बजाते हुए अपनी फोटो या सोशल मीडिया पे नहीं डालते। हमारे लिए जो फेथ है वो हमारा अपना है, पर्सनल है, हमारे परिवार के लिए है, और जी भगवान और हमारा बीच का जो कनेक्शन है वो दिखावे के लिए नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक वैसा प्रदेश जिसके अंदर 98.5% हिंदू रहते हैं, वहां पर राम तो सभी के हैं। हर भगवान जो है वो सभी का है। इसके ऊपर किसी का जी प्रॉपराइटरी राइट नहीं। जो इलेक्शन लड़ा जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मेरे हिसाब से इलेक्शन के पीछे 3 या 4 प्रमुख मुद्दे हमारे रहने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा फिर से जी घूम फिर के बेरोजगारी का आता है। उसके बाद आता है जो इनकम डिस्पैरिटी है। जैसे मैंने आपको बताया, 50% हिंदुस्तानी, 80 करोड़ हिंदुस्तानी अगर आज मुफ्त के राशन पे पल रहे हैं, तो ये सवाल कौन पूछेगा कि ये मुफ्त के राशन पे क्यों पल रहे हैं बताइए। जब हमारी जो हमारी जो ये दर थी हमारी इसकी गरीबी रेखा की, वो दर जब 10% 12% पे रह गई थी, तो ये 50% लोग कौन है जो कि मुफ्त के राशन के ऊपर जो है जिनको पलना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये धन्ना सेठ जो जी हर रोज अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इनकी वेल्थ कैसे मल्टीप्लाई हो रही है। क्रोनी कैपिटलिज्म। हर ठेका सिर्फ एक या दो कंपनीज को क्यों जा रहा है। हर पॉलिसी सिर्फ एक या दो कंपनीज के लिए क्यों बन रही है। ये ऐसे सवाल हैं जिनको, मतलब जो लोग आज से पिछले इलेक्शन में, आप देखिए पिछला इलेक्शन जो था वो एक भावनाओं पे जो जो है वो इलेक्शन बना दिया गया था, जो कि जो हमारे वो 44 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर, ऐसे जी ऐसे कैंडिडेट जिनका किसी ने नाम नहीं सुना था, 4-4 5-5 लाख से जीते। वो एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा था। लेकिन रियलिटी आज जो है वो टोटली डिफरेंट है। रियलिटी अगर आप आज देखें, तो ये कौन जी पूछेगा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल पिछले 10 साल में, जो कि आज तक 20 करोड़ नौकरी बननी चाहिए थी, उसमें से 1 करोड़ नौकरी भी अगर नहीं मिली, तो इसका जिम्मेवार कौन है। हमारी ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुरी हालत हुई हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है। बाकी ये सारे के सारे नेशनल मुद्दे जो 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 वादे किए गए थे पिछले 10 साल में केंद्र सरकार के, वो
उनका हिसाब कौन देगा, आप बताइए। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल मुद्दों के ऊपर जो है ये इलेक्शन होने वाला है। और लोकल फैक्टर्स डेफिनेटली काम आते हैं। लोकल फैक्टर्स के ऊपर, जैसे हिमाचल प्रदेश है, हमारे अपने इश्यूज हैं, पंजाब के अपने इश्यूज हैं, हरियाणा के अपने इश्यूज हैं। वो फैक्टर 15 से 20% इशू करेगा, होगा। लेकिन युवा पीढ़ी, आपका किसान, आप देखिए आज, जैसे आप बोल रहे हैं कि जेओआईटी वाले और बाकी प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा दिल्ली जी बॉर्डर आपने सील करके रखा हुआ है, आप किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। 3 राज्यों के किसान जो हैं वो दिल्ली के मुहाने पे बैठे हुए हैं, आप उनसे बात करने को तैयार नहीं हो। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। और किसानों का मुद्दा बहुत 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 बड़ा मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है। ये बिल्कुल मुद्दों जी। के बेस पे जो है ये इलेक्शन, इस लोकसभा का जो है वो लड़ा जाएगा।